मैम कल हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। रियो अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस हाँ एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, अमृत धरोहर स्कीम, मिष्टी स्कीम फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन, अर्थ अर्थ गंगा और शून्य कैंपेन के बारे में पढ़ा था। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम और इंट्रोडक्शन ऑफ चीता एट क्यूनो नेशनल पार्क, इसके बारे में पढ़ा था। हाँ जी, थैंक यू सो मच साक्षी जी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और इन सबको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई होप कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा याद करना जैसा नहीं था। अमृत धरोहर जो था वो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए था। मिष्टी जो है वो मैनग्रोव प्लांटेशन जो है उसको कंजर्व करने के लिए था, है ना। अर्थ गंगा प्रोजेक्ट जो है वो नमामि गंगे के अंडर में आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया। और इसमें बहुत सारी चीजें थी जो वाटर को पोल्यूशन से रोकने के लिए, केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए, है ना, स्लज वाटर को कैसे हम रीयूज कर सकते हैं, इसके लिए ये सब चीजें थी। और साथ में जो शोर एरिया है रिवर का, वो हम टूरिज्म में कैसे उसको यूज करें, कैसे उसको डेवलप करें, और कैसे एक का वो मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर्टिकुलर रीजन का वो हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जो है उससे कुछ लोगों को मिल सकता है। तो ये जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते हैं। ठीक है, फिर चीता जो है वो कुनो नेशनल पार्क में लाए गए। एट एट मतलब ये नंबर याद रखिएगा कि 8 चीता जो हैं वो सितंबर 17 को लाए गए। ये जो एशियाटिक चीता हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए थे करीब करीब, और अभी जो है करेंटली ईरान में ये जो है इनकी पॉपुलेशन अच्छी है ना। फिर शून्य कैंपेन हमने शायद कल कर लिया था। शून्य कैंपेन में क्या है कि जो राइड व्हीकल्स होते हैं, राइड हीलिंग मतलब जिसको कि हम किराए से लेते हैं, थोड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए किराए से जो टैक्सीज हम लेते हैं वो, और जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो, ये पूरी तरह से जो है वो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे। और इसमें जो है 130 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, है ना। तो ये मतलब पोल्यूशन को रोकने का एक अच्छा पहल है, क्योंकि आजकल जो पब्लिक है वो ये कन्वेंस बहुत यूज करती है, और डिलीवरी सर्विसेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा अभी चल रही हैं। तो कम से कम उनके कारण जो है वो पोल्यूशन कम हो, है ना। डीजल व्हीकल्स भी रिसेंट फ्यूचर में शायद बैन हो जाएं, क्योंकि उनका पॉल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली जो है पेट्रोल व्हीकल से ज़्यादा होता है। और उसके बाद में ये एक यूएनईपी हमने पढ़ा था, जो कि यूके बेस्ड चैरिटी और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है, और एक चैरिटी री फाउंडेशन है, उन दोनों ने मिलकर जो मैरिन टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अब आज हम ये पढ़ते हैं न्यू टारगेट अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, है ना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक टारगेट सेट किया है कि 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय 2026 इन सिटीज अंडर NCAP। तो इसमें जो है 40% जो है ये मैटर जो PM है, पार्टिकुलेट मैटर जो सॉलिड और लिक्विड का जो मटेरियल्स का जो एयर में पोल्यूशन है उसको कम करना है। And this is an update of the earlier goal of 20 to 30% reduction of particulate matter concentration by 2024, यानी कि 1-1.5 साल में 20 to 30% हमको अचीव करना है, और बाकी का 10% जो है वो धीरे धीरे अगले 2 सालों में हमने करना है। फिर एक है जलदूत ऐप।
अब जलदूत ऐप बेसिकली क्या करता है, ये सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने किया। तो इसमें जो वाटर लेवल है ना, कि कहाँ तक पहुंचा, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए इस पे ताकि उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं। तो ये एक सर्वे का ऐप है। तो इसको कौन करेगा, तो इसको जो है वो यहाँ पे लिखा है ग्राम रोजगार सहायक जो है, वो गांव में कुछ रोजगार सहायक होते हैं जो कि गांव के लोगों का रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। तो उन्हीं को ये काम दिया गया कि उनको क्या करना है कि इस ऐप के थ्रू वाटर लेवल जो है 3 to 4 वेल्स इन अ विलेज, उसको मेजर करना है बिफोर एंड आफ्टर द मानसून, मतलब कि ट्वाइस इन अ ईयर वो वाटर लेवल को उस ऐप के थ्रू मेजर करेंगे। और स्टोर ये होगा NWIC में, नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जनरली एक गांव में यदि 2 to 3 या 4 वेल से भी वो मेजर कर लें, तो भी एवरेज निकाला जा सकता है कि उस पर्टिकुलर गांव में कितना वाटर लेवल है, तो वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इसकी स्टडी के लिए और इसको रिस्टोर करने के लिए कुछ जो है वो प्रोग्राम आगे चलाए जा सकते हैं। तो ये जलदूत ऐप है, ठीक है। अब एडॉप्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल, तो ये इम्प्लीमेंट सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने किया कि एक ही चार्जर पोर्ट होगा, चार्जिंग पोर्ट। उसके लिए जो भी आपके गैजेट्स हैं, मतलब लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं, तो उसमें एक ही कन्वर्टर, एक ही टाइप का पोर्ट जो है वो USB पोर्ट, जिसको टाइप C चार्जिंग पोर्ट कहा गया, वही यूज होगा। यानी कि इस तरह से कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट को बनाएं कि चार्जिंग के लिए उनको अलग अलग केबल या अलग अलग जो है कहना चाहिए पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो एक ही चीज से बहुत, एक ही यदि केबल है तो उससे आप अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज कर सकते हो, हर चीज के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ बनाया कि सारे जो स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हो या आईपॉड हो, कैमरा हो, आजकल हर चीज जो है बेस पे चलती है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी और ये 2024 में जो है ये इम्प्लीमेंट इसका होना है बाकी जगहों पे। तो ये एक फर्स्ट फेज में है अभी। तो हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि टाइप C आजकल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि कई सारी जो अब बन रहे हैं इक्विपमेंट्स, ये टाइप C चार्जिंग पोर्ट से, चार्जिंग पोर्ट ही उसमें होता है और वो उससे चार्ज हो सकते हैं। नाउ फ्रॉम 2026 द रूल विल बी एक्सपैंडेड टू इंक्लूड लैपटॉप्स। ये लैपटॉप्स पे भी आ जाएगा, अभी भी है कई लैपटॉप तो टाइप C से ही चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल चार्जर रूल, ठीक है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने इसको अप्रूव किया था इस लॉ को। उसके बाद में है एक यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है एक और हुई, जिसको कि COP27 बोला गया। कॉप का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये 27th मीटिंग रही होगी इनकी, इसीलिए इसको COP27 कहा गया। और ये 2022 में यूनाइटेड नेशंस जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये हुई 6 to 18 ऑफ, मतलब ये जो डेटा है ये 22 का ही है, तो इसलिए इन्होंने बोला नवंबर में ये हो गई होगी। एंड अब ये कॉप के बारे में भी ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी which is responsible for monitoring and reviewing the implementation of the United Nations framework. तो जो भी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC हमने कल देखा था, तो जो भी ये प्रोग्राम्स बना रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग भी है, वो भी जरूरी है। तो ये कौन सी बॉडी करती है, ये कॉप करती है, COP, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये अब बीच बीच में जो है इनके कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। तो ये जो COP27 है इसके बारे में ये भी बात कर रहे हैं। तो इजिप्ट विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ COP27। तो इजिप्ट ने जो है ये इजिप्ट में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस जो है।
एंड हु विल बी द होस्ट, तो ये इजिप्ट, ये एक्चुअली हो चुका है ना नवंबर में, ये पहले का हुआ होगा, इसलिए इन्होंने विल करके इसको बोला है। और ये जगह का नाम है शर्म एल शेख, है ना, इजिप्ट में, जो COP 27 को जिसने होस्ट किया। अब कौन कौन ने अटेंड किया, तो 200 गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनवाइटेड थे इसमें। इसके अलावा भी जो इन्वायरमेंटल चैरिटीज होती हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, NGOs होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं जो इसके बारे में सोचते हैं और कोई डिसीजन देते हैं, तो ये सारे लोग मिलकर के जो है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं और फिर जो है ये कुछ डिसीजन पे पहुंचते हैं, उसके हिसाब से कुछ पॉलिसीज ये बनाते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो फोकस एरिया जो है COP 27 का, वो 3 ऑब्जेक्टिव्स पे था, एमिशन रिडक्शन एंड हेल्प कंट्रीज प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज, है ना, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए आगे इसके क्या कंसिक्वेंसेस, क्योंकि ये जो चेंज है ना एकदम से नहीं हुए हैं, इट टेक्स सो मेनी ईयर्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लगातार ये चीजें होती रही, तो आज हम स्टेज पे हैं। तो जो इतने लंबे समय से चल रही हैं, तो वो एकदम से कंट्रोल में नहीं आएंगी। पूरे ग्लोब को जो चीजें एकदम से खत्म हो गई हैं, जिनको कि ईयर्स लगते हैं बनने में, तो उसको रिकवर करने में भी, प्रिजर्व करने में भी, कंजर्व करने में भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहें और उसकी तरह से एक अपना एक्शन प्लान बनाएं और फिर रिस्पॉन्ड करें, और उसके बाद में उसका डेटा रखें, और जो भी प्रोग्रेस होती है वो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन बिटवीन, उसमें वो रखें, उनको क्या हेल्प चाहिए, क्या वो टेक्निकल एड जो है वो दूसरों को दे सकते हैं, क्या फंडिंग उनको चाहिए, या फिर डेवलप कंट्रीज हैं तो क्या फंड वो दूसरों को दे सकती हैं। इस तरह के सारे डिसीजंस और ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस्ड रिसेंटली that national bioenergy program will be implemented till 2025-26। अब ये क्या प्रोग्राम है, तो इसमें बायो एनर्जी को किस तरह से यूज करना है ना, मेन एम जो है इसका वो ये है कि उसका यूज एंड क्रिएट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी। बायो एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने पढ़ा था बायो एनर्जी, बायोमास और ये सब चीजें, तो वो किस तरह से हम उससे ले सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, हम कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना, कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इन सब के बारे में। तो ये जो है दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases, 2 फेज में ये इम्प्लीमेंट होगी। पहले में जो है अप्रूवल और ये सब चीजें होंगी, और उसके बाद में जो सेकेंड फेज है उसमें 3 सब स्कीम्स हैं कि किस तरह से एनर्जी को बनाया जाएगा। एक है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, एक है बायोमास प्रोग्राम और एक है बायोगैस प्रोग्राम। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। वेस्ट टू एनर्जी से मतलब कि जो गार्बेज जो भी हम बिन निकालते हैं, पूरा मतलब सिटी का कह लो, तो जो प्लास्टिक है, जो रबर है ना, और जो भी चीजें हैं जो कि लिविंग उसमें नहीं आएंगी, तो वो सारी चीजें जो हैं उनको किस तरह से इकट्ठा किया जाए, पहला चैलेंज यही है। और उसके बाद में उसके लिए प्लांट लगाना और उसको बर्न करके, है ना, बर्न करके फिर वाटर को हीट करना और फिर स्टीम से, फिर वही प्रोसेस है, टरबाइन चलेंगे और टरबाइन से फिर जनरेटर, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बहुत लंबा एक तरह से प्रोग्राम है जो कि सीक्वेंशियली इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हर स्टेज पे एक चेक होना जरूरी है, कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे, क्योंकि ये वेस्ट है ना, वेस्ट मतलब वेस्ट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जगह से वो वेस्ट नहीं आ रहा है, देयर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी घरों में,
घरों से निकलता है, फैक्ट्री से भी निकलता है। तो वो सारे को इकट्ठा करना और फिर उसको सिस्टमैटिक तरीके से उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। बायोमास प्रोग्राम हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, तो इनके जो कहना चाहिए कि जो इनका वेस्ट निकलता है उससे जो है एनर्जी को बनाना, और बायोगैस जो है वो एनिमल वेस्ट से बनता है, जो काउ डंग है उससे बनता है। तो ये सब चीजें को किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, कैसे प्लांट लगेंगे, ये सारा चीजें हैं। दूसरा जो वेस्ट जो अभी करंट में बहुत बड़ा एक इशू है वो है ई वेस्ट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया, उसका नोटिफिकेशन 2022 में, एंड ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अभी 23 से ये शायद WF होगा, इफेक्ट में आएगा। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है ये किसने बनाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बनाया है 2 नवंबर 2022 में। न्यू रूल जो है ये अभी इफेक्ट में आ गया होगा लास्ट मंथ से। तो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, ये ऑल बिजनेस, इंडिविजुअल जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको परचेज कर रहा है, एंड रिफर्बिशिंग, डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसमें सारे इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उन सब चीज़ों का जो वेस्ट है, या वो पूरा का पूरा ही कई कंपनीज ले लेती हैं और उसको डिसमेंटल करके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, इस तरह से वो करती हैं। कुछ चीज़ें रिसाइकल उसमें चली जाती हैं और कुछ किसी और काम में वो यूज़ में ले लेते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इसको तरीके से इस मतलब ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही डंप नहीं हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एंड उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है तो भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काम में ली जा सकती हैं, ठीक है। सो अंडर द न्यू रूल द नंबर ऑफ आइटम्स दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ई वेस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 21 to 106, यानी कि पहले लिस्ट में सिर्फ 21 आइटम्स थे, अब 106 हो गए हैं वो आइटम्स। उसके बाद में है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, इसको कहा गया मार्स। तो ये हम याद रखेंगे, मार्स स्टैंड्स फॉर मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। और ये भी 27th कॉन्फ्रेंस जो हमने COP COP27 पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो आप रट ही लो, UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इजिप्ट में हुआ, शर्म एल शेख में। तो उसमें मीथेन के बारे में भी कहा गया कि ये भी जो है ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने बनाया, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है ना, जो कि इट इनेबल्स गवर्नमेंट्स टू डिटेक्ट मीथेन एमिशन, क्योंकि मीथेन एमिशन जो है ना वो थोड़ा सरफेस वाला है। तो ये इसको डिटेक्ट करना, इस एमिशन को, और फिर कि कौन सी कंट्रीज, कौन से एरिया में इसका लेवल कितना है। तो ये डिटेक्शन जो है ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से होगा, और उसके मेजर के अकॉर्डिंगली जो है फिर वो उसको एड्रेस करेंगे, उसके लिए वो प्लान करेंगे कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। सो दिस डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म, मतलब पहले डेटा आएगा उसके बाद में उसका एक्शन लिया जाएगा। So it's a part of global endeavor to tackle climate change by curbing greenhouse emission. तो ग्रीन हाउस एमिशन को किस तरह से, उसके लिए एक मेजर तो नहीं पर फिर भी एक कंसिडरेबल जो गैस है वो है मीथेन, तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। फिर है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। ये कामेंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में ये बना है, डैम बना के, और एक हाइड्रो पावर प्लांट बना है। तो ये 600 मेगावाट्स का है। एंड जो नॉर्थ ईस्ट है रीजन, उसके लिए ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करेगा।
और उसका जो इसको देखेगा वो है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन। तो ये लेटेस्ट एक हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो बना है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये 80 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो कवर करेगा। अब एक और जो लेटेस्ट चीज जो आपको जानना चाहिए वो है ग्रीन स्टील। इंडिया में जो ग्रीन स्टील जिसने लॉन्च किया है वो है कल्याणी ग्रुप, एक पुणे बेस्ड ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप। तो इन्होंने पहला यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये चीज क्या है, व्हाट इज ग्रीन स्टील? तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इस स्टील की वो विदाउट फॉसिल फ्यूल्स है। तो मतलब इन्वायरमेंट में जो है कोई पोल्यूशन और ये सब नहीं आएगा, तो इसलिए इसको ग्रीन स्टील बोला गया है। मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फॉसिल फ्यूल से नहीं होगा, है ना। और तो किससे होगा फिर? तो लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से लेंगे ये, पर फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करेंगे। और कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोल गैस का यूज ये करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कार्बन इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग रूट। फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट होता है। एंड स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मैन्युफैक्चर ग्रीन स्टील। स्वीडन जो है वो पहली कंट्री है जिन्होंने ये बनाया था। और वो कंपनी कौन सी है? तो हाइब्रिड है, HYBRIT टेक्नोलॉजी। और ये जो कल्याणी फेरिस्टा है ये भी एक स्टील ब्रांड ही है, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी मैंने आपको बताया। और इसका फायदा बस ये है कि ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज जो हैं वो यूज करेंगे। और जीरो कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कि कोई भी कार्बन रिलेटेड गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ये इन्वायरमेंट में ये नहीं पॉल्यूट करेंगे इन्वायरमेंट को। एक और प्रोजेक्ट है नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट। ताहर जो है ये एनिमल ही होता है, गोट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। उससे थोड़ा सा इसके लुक्स में फर्क होता है, क्योंकि ये पहाड़ों का जो लोअर पोर्शन है वहां पे ये रहता है। खासकर ये जो इन्होंने बताया तमिलनाडु है, हिमालयन रेंज में भी ये तार होता है। तो ये भी एक्सटिंक्ट टाइप एनिमल हो गया था, मतलब इसकी जो संख्या है बहुत कम हो रही थी। तो इसके लिए एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया, और कंजर्व करने के लिए, यानी कि कुछ जैसे टाइगर रिजर्व्स है ना, उसी तरह से जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है वहां पर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है इन्होंने चलाया, क्योंकि वहाँ पे ये रहते हैं, है ना। और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 to 27। इस तरह से ये कुछ सालों के लिए ये प्रोजेक्ट वहां पर चलाया जाएगा। तो इसमें बस यही है कि उनके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा, उनके सर्वे किया जाएगा, उन पे ऑब्जर्वेटरी रखी जाएगी कि भाई मतलब बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या इसकी वजह क्या है, इस तरह से। अब इसमें ये है कि फर्दर मोर द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड October 7। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि करंट अफेयर में ये आएगा, अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, क्योंकि टाइगर रिजर्व तो बहुत सालों से चल रहा है। तो जो नीलगिरी ताहर डे है ये मनाया जाता है October 7 को, इन द ऑनर ऑफ ERC देवीदार। तो इन्होंने क्योंकि बहुत मेजर रोल प्ले किया था इनको स्टडी करने के लिए, इनके प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये हम ध्यान रख लेंगे। फिर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ये कहती है कि भाई जो भी व्हीकल्स बहुत पुराने हो गए हैं, है ना, 20 ईयर्स से पुराने, अभी पोल्यूशन चेक तो हर व्हीकल के लिए जरूरी है। आप नई नई गाड़ी, कोई भी व्हीकल खरीदें तब भी आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और उसको रिन्यू कराते रहना पड़ता है थोड़े थोड़े मंथ्स में। तो जो गाड़ियां नई हैं वो तो हमने एक भारत वो रूल पढ़ा था कि 1 2 भारत स्टेज 1 2 3 4, अभी जो चल रहा है 6 7।
तो उसमें ये पॉल्यूशन के लिए ही है कि कौन सी गैसेस एग्जॉस्ट से जो है वो बाहर निकालता है। तो मतलब इतनी रिफाइंड, इतना इंजन, इतना वो होना चाहिए उस गाड़ी में, वो सिस्टम होना चाहिए ताकि वो जो है नाइट्रोजन और सल्फर जो ऑक्साइड्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको वो कम से कम निकाले। तो जो व्हीकल्स पुराने हैं, है ना, 20 years पुराने, उनका स्टैंडर्ड अलग है, उनका स्टेज अलग है। तो यदि वो मेंटेन नहीं करके रखे गए हैं, लेकिन चल तो रहे हैं लेकिन पॉल्यूट बहुत कर रहे हैं, तो ऐसे व्हीकल्स को जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये करीबन निकाले हैं 51 lakhs लाइट मोटर व्हीकल्स, जो कि 20 साल पुराने हैं, है ना। उसमें से 34 lakhs जो हैं वो लाइट मोटर भी हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो व्हीकल्स भी जो पुराने हैं वो उसको स्क्रैप कर देंगे। और जो 15 ईयर्स से ज्यादा के हैं उनको फ्रीक्वेंटली जो है अपना पोल्यूशन चेक जो है वो कराना पड़ेगा। तो ये जो है ये पॉलिसी है। उसके बाद में हम देख लेते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है, ये गुजरात के जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये लॉन्च किया, फर्स्ट इंडिया का एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। इसमें ये है कि भाई जो पॉल्यूटेड सिटीज हैं या जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, खासकर ये सूरत के लिए है, जहाँ पर कि डाइंग इंडस्ट्री और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत हैं, तो पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो इसको मेजर करेंगे। एक पर्टिकुलर लेवल से यदि कोई कंपनी ज़्यादा निकालती है और एक कंपनी कम निकालती है, तो वो मतलब जो ज़्यादा निकाल रही है वो कम निकालने वाली को पैसे देगी कि भाई बैलेंस हो जाएगा इससे, और उसके ऊपर एक चेक भी रहेगा। तो इस तरह से बाय एंड सेल वाला ये कंसेप्ट जो है ये लेके आए हैं। ये अभी गुजरात और सूरत में ही ये लॉन्च जो है हुआ है, तो इसलिए इसको कहा है ट्रेडिंग स्कीम, ETS, एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम ऑफ गुजरात पर्टिकुलरली। अभी और जगह है ये तो उतना अभी नॉलेज में नहीं है, लेकिन गुजरात और सूरत में जो है ये है, इसलिए इसको कहा गया है कैप एंड ट्रेड। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक कैप रखेगा ऑन टोटल एमिशन लोड फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज, कि भैया इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा है तो आप ये दूसरी जो इंडस्ट्री है उसको इसको बेचो, तो जो कम एमिशन कर रही है उसको फायदा हो गया कि भाई वो पैसे देगा, वो उसको खरीद लेगा। तो और जो बेच रही है वो ये पैसे दे रही है, उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा कि भाई मैं क्यों फालतू पैसे दूं, मैं अपना खुद ही कम कर लूं। तो इस तरह से ये एक पॉलिसी जो है वो बनाई गई। वाई लॉन्च्ड इन सूरत, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, प्लस वो डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर है, तो टेक्सटाइल भी है, डाइंग भी है, तो इसलिए वहाँ पर कंटिन्यूअस एमिशन होता रहता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वहाँ पर लगाया गया। फिर नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जो नीति आयोग है ये भी जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स इन्होंने ये डाला, जो कि क्या ट्रैक करता है, एफर्ट्स मेड इन द एनर्जी एंड क्लाइमेट सेक्टर बाय द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। मतलब हर यूटी ने या हर स्टेट ने क्या मेजर लिए, कितना उनका पोल्यूशन है, वो क्या काम कर रहे हैं, है ना, कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो ये सब के लिए जो है इन्होंने ये स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जो है ये पैरामीटर्स जो है डिसाइड किए, और उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई। ठीक है, तो ये इतना जानना जो है वो जरूरी है आपके लिए। इसमें वो रैंकिंग भी दी उन्होंने कि जो 6 पैरामीटर्स हैं वो हम देख लेते हैं जो कि इस इंडेक्स में है। एक है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, मतलब जो एक्सेस है एनर्जी का, कितना एनर्जी यदि प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है, और उसका एक्सेस मतलब कि लोगों तक वो कैसे पहुंच रही है, कितने रिसोर्सेस उसमें लग रहे हैं उस पे। और डिस्कॉम्स जो हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं,
उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट उस एनर्जी को ठीक से कर पा रही हैं या फिर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, या क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये सब चीजें। फिर कितनी एफिशिएंसी से वो एनर्जी मिल रही है, आपने मतलब ट्रांसफर या आप इतना डिस्ट्रीब्यूट आप इतना करना चाह रहे हो, इतना पावर स्टेशन से आपने लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तक वो उतनी ही पहुंच रही है कि नहीं, या कम पहुंच रही है तो क्यों पहुंच रही है। तो ये एफिशिएंसी जो है ये देखना, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, वो जो एनर्जी जो बन रही है वो क्लीन है कि नहीं है, कितना वो पोल्यूशन फैला रही है, उसको कैसे कम किया जा सकता है ना, उसके लिए न्यू इनिशिएटिव्स लेना। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को कैसे हम हेल्दी और क्लीन बनाएं, उसको कैसे सस्टेन करें, ये सब चीजें उस इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं। तो जो टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, लार्ज स्टेट्स में गुजरात, केरला और पंजाब है, जिसमें फर्स्ट गुजरात है, सेकंड केरला और थर्ड पंजाब है। और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसमें गोवा फर्स्ट है, फिर त्रिपुरा और फिर मणिपुर। और इसका जो मेन रीजन है, जो छोटी स्टेट्स हैं उनका तो ये है कि वहाँ पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है ना। गुजरात में है तो, लेकिन इसका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है काफी डेजर्टेड और वो है, तो कुछ सिटीज जो हैं वही ओवर क्राउडेड और इंडस्ट्रीज बहुत है वहाँ पर। केरला इटसेल्फ वेरी ग्रीन स्टेट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। और पंजाब वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज से ज्यादा जो है वो क्या है, फार्मिंग है ना। तो ये भी एक रीजन है इन स्टेट्स को आगे आने का। फिर पंजाब ने ये ग्राउंड वाटर यूसेज के लिए एक जो है पॉलिसी बनाई, उसको ऐसे ही समझ लेते हैं हम कि ये पॉलिसी जो है वो क्या थी। यानी कि पहले जो था वो इजीली, क्योंकि पंजाब को जो स्टेट ऑफ रिवर्स कहा जाता है, 5 रिवर्स हैं पंजाब में, इसलिए फर्टिलिटी और पानी की सच कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब वो पानी जो है वो खत्म हो रहा है। तो अब इन्होंने ये पॉलिसी ली कि भाई ये मेजर करेंगे कि 100 मीटर्स के रीच पे जो है पानी कहाँ मिल रहा है ना। वो जो पहले 100 पे मिल रहा था अब वो 300 पे मिल रहा है, तो एग्जॉस्ट हो रहा है पानी। तो इसीलिए पंजाब वाटर रेगुलेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड है, इन्होंने 2022 में इसको कंजर्वेशन के लिए इसको इन्होंने बोला ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन डायरेक्शंस दिए 2023 में जो इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसमें इन्होंने चार्ज लेना शुरू किया। चार्ज मतलब कि यदि पानी कम हो रहा है और आपको ज़रूरत है तो फिर आप गवर्नमेंट को पे करोगे, लेकिन ये जो चार्जेस हैं ये इंडस्ट्री के लिए हैं, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मिलिट्री के लिए, या जो गवर्नमेंट बॉडीज को चाहिए वो एग्जेम्प्टेड है इससे। तो चार्जेस क्या क्या होंगे, तो जो ग्रीन जोन है जहाँ पर पानी इजीली है तो वहाँ पे 4 रुपीज टू 14 रुपीज रहेगा। येलो जोन बनाया उसमें 6 to 18 रहेगा। ऑरेंज बनाया वो 8 to 22 रहेगा, इस तरह से। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों में अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि इस पानी की कितनी वैल्यू, क्योंकि जहाँ पे जो चीज अबंडन है ना, बहुत सारी है, वहाँ उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए अवेयरनेस होना एक आम जनता में या एक इंडिविजुअल के को भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी है लेकिन उसको भी हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना है ना। टू इंक्रीज द वाटर बैलेंस एंड कंजर्व ग्राउंड वाटर, इसको प्रिजर्व करना है, इसको कंजर्व करना है। एंड टू प्रिवेंट इंडस्ट्रीज फ्रॉम ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर, अदरवाइज क्या है, लोग लगा लिए और फिर वो चीज चलती रहती है, तो ऐसा नहीं। टैक्स पेड ग्रीन बाउंड इश्यूएंस, ये तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे। क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए ही जो है वो ग्रीन बॉन्ड्स बनाए, जो कि ये इतना नहीं लगता जरूरी है। एक और चीज आप याद रख लें कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रोड मैप बनाया है जिसको बोला है ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 500 गीगावाट
है ना, कैपेसिटी जो है उसकी, वो इनको अचीव करनी है 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी 2030 तक। ये जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई और उन्होंने ये जो है रोड मैप तैयार किया है ग्रीन एनर्जी को कहाँ तक पहुंचाना है, 500 गीगावाट तक 2030 तक। अब इसमें क्या फाइनेंशियल और ये सब है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सोलर एनर्जी हमने पढ़ लिया था पिछले उसमें। इसमें जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो आईएसए की, वो 2018 में हुई थी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और जो दिल्ली सोलर एजेंडा वाज अडॉप्टेड एट दिस मीटिंग, तो इस मीटिंग में जो ग्रेटर नोएडा में हुई थी फर्स्ट आईएसए मीटिंग 2018 में, उसमें दिल्ली सोलर एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया। मतलब दिल्ली में सोलर एनर्जी को लगाना है, कितना लगाना है, इस पे कुछ चर्चा और कुछ पॉलिसीज बनी होंगी। और जो फिफ्थ असेंबली जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें 109 कंट्रीज ने अटेंड की। 4 डे का ये इवेंट था। एक और सोलर से रिलेटेड की जो फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है वो गुजरात का मोढेरा है। 24/7 यहाँ पर सोलर एनर्जी ही यूज होती है राउंड द क्लॉक। तो इसको जो है वो सोलर पावर्ड विलेज, फर्स्ट सोलर पावर विलेज कहा जाता है मोढेरा को, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था वो आ, उसमें क्या है, उसमें है 40% रिडक्शन, ये मैंने अभी बताया था शायद आपको, पार्टिकुलेट मैटर का 2026 तक, है ना। तो ये हम याद रख लेंगे। और इसमें खासकर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 10 और 2.5, ये दोनों जो साइज इन्होंने दिए हैं उसको जो है कम करना है बेसिकली। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी वो क्लीन एनर्जी में ही आएगा कि जो भी अब हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें हम हाइड्रोजन को यूज करें। तो द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। और इसमें ये कहा गया कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हाइड्रोजन की, वो 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन पर ईयर बनाया जाए बाय द 2030, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बस ये एक सेंटेंस काफी है इसमें। एक ये देख लेते हैं लास्ट में, पीएम कुसुम स्कीम क्या है। तो ये पीएम कुसुम स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसमें क्या करना है कि इसमें दे प्रोवाइड एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी एंड डी डीजलाइज, मतलब कि जो डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसको कम करना, टू द फार्म सेक्टर्स। मतलब जो फार्मिंग होती है, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहा जाता है। तो उसमें जो है जो भी फ्यूल यूज हो रहा है फार्म सेक्टर में, जो भी इक्विपमेंट्स जो है मोटर्स पंप्स, है ना, ये सारी चीजें जो हैं वो क्लीन एनर्जी वाली है ना, उसमें डीजल और ये सब यूज जो है उसको कम किया जाए। तो ये कैसे फिर कौन एनर्जी सोर्स होगा इसका? तो वो होगा सोलर पावर। तो इसीलिए जो है ये स्कीम फार्मर्स के लिए जो है वो लॉन्च की गई। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 मेगावाट जो है वो सेक्टर बनाए जाए बीच बीच में, सोलर पावर प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी जो है वो 2 मेगावाट्स हो, है ना।
और जो सोलर जो पंप्स हैं उसको सोलर पावर किया जाए, उसकी ये जो है ये सोलराइजेशन और ये सब कितने कितने पावर स्टेशन कितनी कैपेसिटी के बनेंगे, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बेस पे ये कंपोनेंट्स इन्होंने डिसाइड किए हैं। तो ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक इतना करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत होगा। इसके अलावा कुछ जो है छोटा सा चीज बच गई थी। स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? नहीं। ओके, एक स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा मैम। हाँ मैं करती हूँ। अब दिख रही है? हाँ मैम दिख रहा है। हाँ, तो ये हमने जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। तो रिन्यूएबल हमने पढ़ लिया था, है ना, कि उसके लिए हमें कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरली जो हमें मिल जाते हैं और फुल एफिशिएंसी के साथ पूरे 100% क्वांटिटी में वो रहते हैं, इसीलिए दे आर रीन्यूएबल। अब कुछ एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो वो दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। मतलब ये वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से को आपको मिलते रहेंगे। आज यदि आपने कुछ उसका पोर्शन यूज कर लिया तो उसके भंडार में से उतना पोर्शन खत्म हो गया है, वो दोबारा आने में बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स जो हैं वो लग सकते हैं। तो उस वो जो क्वांटिटी आपने आज यूज करी पावर प्रोडक्शन के लिए या जो भी आपको जहां भी एनर्जी की जरूरत है, वो दोबारा आने में वो रिन्यू नहीं होगा, बल्कि उसको बहुत बहुत टाइम लगेगा उसको आने में। लेकिन जितना सोर्स है वो हम अभी बिना सोचे समझे जो है यूज किए चले जा रहे हैं, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट सोर्स है वो है कोल। कोल जो है वो बहुत ही कंबस्टिबल, एक तरह से रॉक ही है ये, एंड हाईली कंबस्टिबल है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मेनली तो कार्बन होता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स जो हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी कुछ अमाउंट में होते हैं। इसका जो मेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है फॉसिल फ्यूल्स में, क्योंकि ये बहुत मतलब सस्ता कहना चाहिए बाकी के कंपैरिजन में। ये सस्ता फ्यूल है, सस्ता रॉ मटेरियल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और कई कई जगह पे इसकी माइंस हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ये। तभी अभी तक हमारा काम मैक्सिमम इसी से जो है वो चल रहा था। तो इन सबको कहते हैं जो कंबस्टिबल हैं, जो कि जिनको जला करके हम जो है एनर्जी पैदा करते हैं, और इनका जो सोर्स है कैसे ये बने उसके बेस्ड पे इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल का क्या मतलब है बताया था हमने, पहले वीक शायद डिस्कस किया था। बताएंगे कोई? नाम से पता चल रहा है ना, फॉसिल। मैम जो कोयलों को जला देते हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, जला देते हैं, वो तो हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम उसको उस फॉर्म में यूज करते हैं। ये बनते कैसे हैं उस पे इनको इनका नाम दिया गया ना, फॉसिल फ्यूल्स। जी। तो फॉसिल का क्या मतलब होता है ये पूछ रही हूँ मैं। मैम ये कई टाइम तक जमा होते हैं ना, मिट्टी में अंदर जमा होते जाते हैं, जीवाश्म वगैरह। हम्म। फिर कई वर्षों में ये खुदाई होती है, फिर निकलते हैं मैम। हाँ, मतलब जो ये हम आज का नहीं करेंगे, जो कोल हम यूज कर रहे हैं, जो गैस हम यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम हम यूज कर रहे हैं, वो उसको बनने में पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स लगे होंगे। क्योंकि जो एनिमल और प्लांट्स थे पहले, हजारों साल पहले, वो बहुत ही हजारों के भी हजारों साल पहले,
बहुत ही बड़े और उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग रहा होगा, जो आज हम दुनिया देख रहे हैं उससे वो बहुत अलग रही होगी। तो धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब मर गए या फिर किन्हीं कारणों से या नेचुरल डिजास्टर से वो एक ही जगह पे बरी हो गया, मतलब कि अचानक से यदि कुछ चीज आ जाए तो नहीं, जो लिविंग एरिया है वो एकदम से वहां पे लाइफ खत्म हो जाती है। तो वो धीरे 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 जमते जमते ना उसके ऊपर सॉइल की, डस्ट की, सॉइल, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे रॉक्स, मतलब अर्थ भी जो है इट चेंजेस इट्स क्या कहना चाहिए, उसका रूप बदलता रहता है। उसमें जो चीजें हैं वो घटनाएं, खगोलीय घटनाएं कह लीजिए या इन्वायरमेंटल घटनाएं कह लीजिए या जो स्पेस की कुछ घटनाएं हैं वो कह लीजिए, उनकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लग जाता है। रिवर्स का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, वो इतना स्लो होता है कि उतना पता नहीं चलता है ना। तो जहाँ डेजर्ट थे, जैसे कि आज जहाँ हम बोलते हैं ना यहाँ डेजर्ट है, यहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं है, लेकिन किसी समय में शायद वहाँ पे पानी रहा होगा, सी रहा होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सालों साल में कुछ कुछ चेंजेस आए और धीरे धीरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दबते चले गए नीचे। और धीरे धीरे उनमें इतना प्रेशर, यानी कि पानी का हो सकता है, डस्ट का हो सकता है, रॉक्स का हो सकता है, इतने प्रेशर से, हाई प्रेशर से उनका जो फॉर्म है वो चेंज होता गया। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो है कोल, ठीक है। तो कोल भी जलाने के काम में आएगा, गैस इसको भी हम जला के यूज करते हैं, और पेट्रोल डीजल है वो भी एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, ये तो पढ़ लिया था हमने। यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम मेटल यूज करते हैं, ठीक है, फिजन में, न्यूक्लियर फिजन में। तो ये कोल, ऑयल और गैस, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर फॉर्म फ्रॉम फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो मैक्सिमम एनर्जी है, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक पावर 66% वो फॉसिल फ्यूल हमको देता है। उसमें से भी 95% जो है टोटल एनर्जी डिमांड, मतलब एनर्जी की डिमांड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है, बाकी भी कामों के लिए है। तो वो 95% जो है वो ये फॉसिल फ्यूल उसको पूरी करता है। तो इतनी ज्यादा ये जो है वो जरूरत है इसकी, इतनी ज्यादा हमने उसको यूज किया है। अब ये बनता कैसे है? तो जैसे इन्होंने एक पिक्चर बताया है सिंपल सा, कि बिफोर डायनासोर्स मेनी जायंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प्स। कोई भी रीजन रहा होगा तो धीरे धीरे मर गए। सॉरी। तो बिफोर डायनासोर्स मेनी जायंट प्लांट्स, स्वैम्प्स, जो भी जो ऑर्गेनिक मैटर रहा होगा वो डाई आउट हुआ, और मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो धीरे 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 जमीन में दबता चला गया, है ना। प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर डर्ट आई, सॉइल आया, फिर पानी भी बढ़ सकता है, उसमें पानी आ गया, और धीरे धीरे उसका खुद का जो है, हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद में उसका फॉर्म चेंज होता है। लेकिन हाई प्रेशर और हीट, दो चीजें हैं इसको, इसका फॉर्म चेंज करने के लिए। वो है हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर, और हाँ, तीसरा फैक्टर है टाइम। टाइम, प्रेशर एंड हीट, टेम्परेचर। तो इनकी वजह से वो जो लिविंग बींग्स थे, वंस लिविंग, तो वो जो बायोमास आप कह सकते हो, बायोमास क्या कहेंगे इसको, लिविंग और प्लांट्स और एनिमल के जो भी था वो पूरे के पूरे ही थे एक तरह से, उनमें उसका सारा ही स्ट्रक्चर था। तो धीरे धीरे जो है इसका चेंज हुआ और वो कोल में जो है वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो कोल जो है वो कैसे बना?
तो कोल के जो है वो एकदम से जो हम यूज करते हैं ना कोल, उसके पहले भी उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो इतने कंबस्टिबल नहीं होते जिसको कि हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करें। उसके भी 4-5 फॉर्म्स हैं, तो वो देखेंगे। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि कोल फॉर्मेशन के लिए या गैस के लिए भी, या जो भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके लिए 3 चीजें जो है मैटर करती हैं, टाइम, प्रेशर और हीट। तो इसमें आप देखो कि जो है ये पहला जो फॉर्म है, ये रॉक जो बनेगा ये पीट जिसे बोलते हैं, लेकिन ये उतना कंबस्टिबल नहीं होता। इसमें भी हीट और प्रेशर बहुत पड़ेगा, तो ये लिग्नाइट बनेगा जिसको कि ब्राउन कोल जो है उसको कहा गया। उस पे जब बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा, सालों तक पड़ता रहेगा, तो वो सॉफ्ट कोल बनेगा, है ना। बिट्यूमिनस कोल जिसे बोला गया। फिर एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होता है हार्ड कोल, जिसको कि दिस इज द हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट। हीट कंटेंट का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को बर्न करने के बाद में आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी हीट मिल रही है। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा हीट कंटेंट है इसमें, है ना। तो ये डिजायरेबल कोल है जो हमें चाहिए, लेकिन ये लास्ट स्टेज में हमें मिलता है एंथ्रेसाइट्स में, है ना। तो अब इसमें जो है ना, इनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए ये कम कंबस्टिबल होते हैं, और इसमें हीट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम होता है, तो ये हाईली कंबस्टिबल होता है। तो ये जो है ये अपन ने अभी देख लिया कि क्या क्या है। और जो कोल जो है वो 62% जो है वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का भागीदारी है इसकी, और 52% जो है यूएस की, सिर्फ यूएस की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस कोल से चलती है, और ये चल रही है 200 to 1000 ईयर से। यूएस हैज 25% ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व, मतलब 25% जो है वर्ल्ड का रिजर्व यूएस के पास में है फॉसिल फ्यूल्स का, लेकिन उतना वो अभी यूज नहीं करते, अपना नहीं निकालते, बल्कि इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ये हमने देख लिया कि किस किस तरह से, और इससे ज्यादा प्रेशर जब बनता है ना, खासकर सी में या डेजर्ट में। डेजर्ट में भी ये कहा जाता है कि पहले वहां पे सी ही रहा होगा, उसके बाद में और ज्यादा प्रेशर और टाइम के बाद में जो है ऑयल और गैस जो है वो बनती है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, और भी ज्यादा इसमें टाइम लगेगा ऑयल और गैस को बनने में, इसलिए कोल ज्यादा है। ऑयल एंड गैस भी कई कई जगह, देखो हर जगह ज्यादा नहीं है, कई कई जगह पे इसके जो है वो डिपॉजिट्स हैं। अब ये कहाँ पे मिलते हैं? जनरली जो ऑयल और गैस है वो 2000 मीटर्स पे मिलते हैं, और जब टेम्परेचर जो है वहाँ का 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड पहुंच जाए तब, मतलब कि 2 to 3 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स की रेंज में बिलो अर्थ यू कैन फाइंड ऑयल, है ना, उसको बोलते हैं ऑयल विंडो। और इससे भी नीचे जो है, मतलब 4 to 5 किलोमीटर्स, यानी कि 3800 इन्होंने पर्टिकुलर फिगर दिया है मीटर्स टू 5000 मीटर्स तक, और लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स है सारे, है ना, इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। तो ये जो है और लाइटर बनते हैं, और फिर ये मीथेन गैस में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे, है ना। क्योंकि गैस कब बनेगी? जब और ज्यादा टेम्परेचर होगा, तब लिक्विड गैस में जो है वो टर्न होता है। तो ये जो विंडो है 4 to 5000 मीटर्स, यानी कि 4 to 5 किलोमीटर्स, इसको गैस विंडो कहा गया। हाउ फॉसिल फ्यूल वर्क, तो वैसा ही है, सेम प्रोसेस है जो अब तक हम पढ़ते जा रहे हैं। पहले फ्यूल को बर्न करना है, फ्यूल बर्न करके क्या होगा, हीट मिलेगी, हीट क्या करेगा, वाटर को दी जाएगी, वहां से स्टीम मिलेगी, स्टीम जो है वो टरबाइंस को रन करेगा, और टरबाइंस जो है वो जनरेटर को, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिलती है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्या एडवांटेजेस? तो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो प्रॉपरली, मतलब पूरी तरह से कहना चाहिए रिसर्च हो चुकी है, इतने सालों से हम उसको यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें हैं हमारे पास।
तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है और इन वन प्लेस यूजिंग कोल। और ये कोल क्योंकि चीप है बताया, क्योंकि ये अबंडेंट क्वांटिटी में है और अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके साथ साथ में पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू द पावर स्टेशन जो है वो आपके रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज तक आप क्रूड ऑयल पहुंचा दीजिए पाइपलाइन से, और फिर पाइपलाइन या जो भी लोकल है वहाँ पे स्टोरेज बना दीजिए, और वहाँ से जो है इसको जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे पावर स्टेशन पे आप पहुँचा सकते हैं, या गैस फिलिंग स्टेशन पे आप पहुँचा सकते हैं। नाउ गैस फायर्ड पावर स्टेशंस आर वेरी एफिशिएंट, इन्होंने कहा है कि होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल जो पावर है स्टेशंस हैं वो कहीं भी आप बना सकते हैं, बस चाहिए क्या आपको, वो रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी पावर स्टेशन के लिए कोल बेस्ड है या पेट्रोलियम बेस्ड है वो चीज आपको वहां तक पहुंचानी है, बस ये एक टास्क रहता है, बाकी प्रोडक्शन होता रहता है। डिसएडवांटेजेस हम बहुत सारे इसके पढ़ चुके हैं अभी तक, कि जो है पोल्यूशन जो है वो बेस है। पोल्यूशन के अलावा कुछ गैसेस ऐसे निकल रही हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। उसके अलावा जो है वो एसिड रेन इससे होती है। देखो एक्सट्रैक्ट है इसमें पूरा कि क्या एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस के लिए कौन है, कौन कौन सी गैसेस हैं, ये सब चीजें आपको रिकॉल हो रही होंगी इससे। और देखो मैंने आपको कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंपोर्ट करता है 55% ऑफ इट्स ऑयल, है ना, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वही इतना ले लेता है, 45% रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए बचता है, क्योंकि सारी कंट्रीज में ये फ्यूल नहीं है, ठीक है, कुछ ही कंट्रीज में है। एशिया में रशिया के पास है, थोड़ा बहुत हमारे पास है, वो भी मतलब उतना जो है जितनी नीड है उसके हिसाब से हमको भी इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। एंड माइनिंग कोल कैन बी डिफिकल्ट एंड डेंजरस होता है, ये आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें, डेंजरस है वो, है ना, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस जो है वो आज खत्म होता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी? कल हम क्विज करेंगे, तो कल आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए, थोड़ा सा पढ़ के आए। कल वैसे तो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टुडे इज द लास्ट वन, और कल हम क्विज एक्स्ट्रा हम रख लेंगे।